नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। अमेरिका एक बार फिर बैकफुट पर आया है। ईरान के खिलाफ लड़ाई छेड़कर उसको अब सच्चाई का पता लग रहा है, ज़मीनी वास्तविकता का पता लग रहा है। एक बार फिर उसने ईरान पर के पावर प्रोजेक्ट पर जो हमले करने की घोषणा की थी उसको फिर से 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। पहले अल्टीमेटम दिया 48 घंटे का, उसके बाद फिर 5 दिन का, फिर 10 दिन का, और यह कहा है कि ईरान के साथ बातचीत के आधार पर हम ऐसा कर रहे हैं। ईरान ने फिर मना किया है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है। यह अमेरिका का खौफ है, डर है कि वो अपने आप ही तय कर रहा है और अपने आप ही वो अल्टीमेटम भी दे रहा है और तारीखें बढ़ा भी रहा है। इस बीच बड़ी खबरें आ रही हैं कि पूरे जो अमेरिकी ठिकाने हैं खाड़ी के क्षेत्रों में, वहां से अमेरिकी सैनिक भाग खड़े हुए हैं और वो तमाम दूसरी जगहों पर शरण ले रहे हैं। कुछ यूरोप भाग कर जा रहे हैं, कुछ वहां पर खाड़ी देशों में छिप रहे हैं और कुछ लोगों का पता ही नहीं चल रहा है क्यों कहा गया। इधर ईरान ने फिर दावा किया है कि इस पूरी लड़ाई में कम से कम 600 से लेकर 800 के बीच अमेरिकी सैनिक हताहत हुए हैं। तो बड़े एक नुकसान की खबरें आ रही हैं अमेरिका से, अमेरिकी सैनिकों के लिए इस ईरान और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जो लड़ाई छिड़ी हुई है। और उधर इसराइल पर अब ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर और इसराइल पर हमलों की 83वीं लहर शुरू की है। इसमें हवाई हमले भी हो रहे हैं और नौसेना के जरिए भी हमले हो रहे हैं, ड्रोन और मिसाइलों के हमले जारी हैं। तो ये एक बड़े नुकसान की खबरें आ रही हैं। क्या कुछ ताज़ा अपडेट है, पहले उस पर बात करते हैं। किस तरीके से, क्यों फिर मजबूर हुए 10 दिन की समय सीमा बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप, उस पर भी बात करेंगे। और उनके अपने देश में भी इस लड़ाई को लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है। यही नहीं, अब इसराइल में भी इस लड़ाई के खिलाफ बगावतें शुरू हो गई हैं। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में तमाम सीनेटर्स विरोध में बयान जारी कर रहे हैं लगातार, उसी तरीके से अब इसराइल में भी नेतान्याहू के खिलाफ जबरदस्त माहौल है और विपक्षी नेता उन पर इस लड़ाई के लिए उनको दोषी ठहरा रहे हैं। बहुत सारी खबरें हैं, पहले जान लेते हैं कि ताज़ा अपडेट क्या है। 83वीं लहर जो शुरू की है हमलों की ईरान ने, उसमें क्या हुआ है और इसराइल ने किस तरह से ईरान पर हमले किए हैं। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, काफ़ी बड़े हमले जो हैं वो किए हैं इसने, ईरान ने, और ज़बरदस्त हमले हैं कि अब इजराइल जो है वो कड़ा उठा है। और इजराइल का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो खुद स्वीकार कर रहा है कि 24 घंटे के अंदर जो है 300 लोग उसके जो हैं वो अस्पतालों में भर्ती हैं, घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। इधर जो ये आंकड़े अमलेंदु जी 24 घंटे के हैं और पहली बार इसराइली सरकार ये मान रही है। यानी लगभग महीने भर की लड़ाई में अभी तक वो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, अभी तक स्वीकार नहीं कर रहे थे। अब स्वीकार उन्होंने किया है कि 5774 कुल जो है वो घायल हैं, जिनमें से 300 तो एक ही दिन में 24 घंटे में ही घायल हैं। इधर जो 83वीं लहर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की जो जारी की इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कॉर्प्स ने, उसमें उसने घोषणा की है कि ये IRGC की एरोस्पेस और नौसेना बलों द्वारा समन्वित मिसाइल हमलों और ड्रोन हमलों के साथ चलाया गया। और IRGC ने पुष्टि की कि इन हमलों में असदोद में तेल भंडारण सुविधाओं और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। साथ ही मदाइन बस्ती में तैनात इजरायली कब्जा वाली सेना की इकाइयों को भी निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन में कई US ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें अल दाफरा और अल उदीद के अड्डे शामिल हैं। साथ ही इस क्षेत्र में एक अमेरिकी सैन्य खुफिया विनिमय केंद्र भी शामिल है। और IRGC ने कहा कि विमानों, लड़ाकू विमानों के लिए ईंधन डिपो पर भी हमले किए गए। और इसके अतिरिक्त बयान में यह भी कहा गया कि अली अल सलेम अड्डे पर परिवहन विमानों और ड्रोन के रखरखाव मरम्मत के हैंगर को निशाना बनाया गया। साथ ही शेख ईसा अड्डे पर पैट्रियट सिस्टम के रखरखाव को भी निशाना बनाया गया। और बड़े पैमाने पर लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। IRGC के अनुसार इन हमलों में कई वारहेड वाली लंबी और मध्यम दूरी की सटीक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिनके साथ एक तरफा हमला करने वाले और मंडराने वाले ड्रोन भी शामिल थे। बयान में इस ऑपरेशन को पूरी तरह सफल घोषित किया गया और हमले की सटीकता और प्रभावशीलता पर जोर दिया गया। ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने गुरुवार को यानी कल रात को कहा कि 28 फरवरी को वाशिंगटन और इजराइल द्वारा बिना किसी उकसावे के शुरू करने के बाद से इस पूरे क्षेत्र में US सेनाओं को भारी नुकसान हुआ है। और ईरानी सरकारी टेलीविज़न पर बोलते हुए सशस्त्र सेनाओं के प्रवक्ता जो हैं अबोल फजल शेखरची, उन्होंने कहा कि US हताहतों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रही है। शेखरची ने कहा कि मैं केवल
न्यूनतम आंकड़े बता रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि 600 से 800 अमेरिकी सैनिक मारे गए और लगभग 5000 घायल हो गए, यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि 600 से 800 सैनिक मारे गए और 5000 घायल हो गए, तो मैं कम से कम बता रहा हूं ये संख्या और ज़्यादा होगी, और अमेरिका इसको छिपा रहा है। और उन्होंने आगे कहा कि इस क्षेत्र में 17 सैन्य यूएस के जो सैन्य अड्डे हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं, और ईरानी जवाबी हमलों के सामने यूएस सेना एक कागजी शेर जो साबित हुआ है। ये समझिए उनका बयान, ये उनका बयान है। और इधर ये भी बयान आया है कि जो उस पर हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी, और अब वहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स की भी रिपोर्ट में छपी हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक उन ठिकानों को छोड़कर भाग गए हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, उनको ठिकाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो ठिकाने कम से कम 13 ठिकाने ऐसे हैं, यानी खाड़ी के देशों में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं वो रहने लायक ही नहीं है, और भागकर उनको दूसरी जगहों पर शरण लेनी पड़ रही है। अब इनके बारे में अमेरिका की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर दी है, जिसको अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट किया है और उसको टैग भी किया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन इधर ईरान ने एक और बड़ा दावा किया है अमलेंदु जी, और कह रहा है कि ईरान में कई अमेरिकी इस्राएली भाड़े के सैनिकों को गिरफ्तार किया गया है। यानी अमेरिकी और इस्राएली सैनिक प्रत्यक्ष रूप से तो लड़ ही रहे हैं, प्रॉक्सी वार भी कर रहे हैं। भाड़े के सैनिक यानी मिलिशिया को भी इस लड़ाई में उतार रखा है, और ईरान के कई प्रांतों से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। हाँ समीर जी, कई गिरफ्तारियां जो हैं कई प्रांतों से हुई हैं, और वहाँ का जो मंत्रालय है, खुफिया मंत्रालय, उसने घोषणा की है कि वाशिंगटन और तेल अवीव शासन द्वारा भर्ती किए गए 14 भाड़े के सैनिकों को 4 प्रांतों में हिरासत में लिया गया, और खुफिया मंत्रालय ने करमनशाह, अलबोर्ज, फास और करमान प्रांतों में अमेरिकी ज़ायोनी दुश्मन द्वारा किराए पर लिए गए 14 भाड़े के सैनिकों और आतंकवादी समूह के गुर्गों की गिरफ्तारी की घोषणा की। और मंत्रालय ने बताया कि करमनशाह में एक आतंकवादी गुट के ऑपरेशन सेल को खत्म कर दिया गया, जब उसके 3 सदस्यों और उनके सरगना की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके ठिकानों से बड़ी संख्या में हाथ से बने विस्फोटक उपकरण, काफ़ी मात्रा में बारूद और बम बनाने के लिए फ्यूज, एक हैंडगन और 3 स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट टर्मिनल जब्त किए गए। मंत्रालय के अनुसार इस ऑपरेशन सेल को जर्मनी में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा निर्देशित किया जा रहा था, ताकि प्रांत में महत्वपूर्ण सरकारी और मीडिया केंद्रों पर हमले सहित आतंकवादी गतिविधियां की जा सकें। और घोषणा में आगे कहा गया कि अलबोर्ज में अमेरिकी ज़ायोनी दुश्मन के 5 भाड़े के सैनिकों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 व्यक्ति एक आतंकवादी गुट के सदस्य थे, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ कोई भी गतिविधि करने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया। और मंत्रालय ने आगे बताया कि प्रांत में गिरफ्तार किए गए 5 भाड़े के सैनिकों में से 3 सैन्य केंद्रों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और संवेदनशील क्षेत्रों की तस्वीरें खींचकर दुश्मन को भेजने में लगे हुए थे। और मंत्रालय ने यह भी बताया कि खुफिया बलों ने उनके ठिकानों से बाधाओं को हटाने के लिए विशेष कैचियां, साथ ही सुरक्षा बलों के लिए नकली मिशन आदेश भी जब्त किए। मंत्रालय ने बताया कि करमान में 4 अमेरिकी ज़ायोनी भाड़े के सैनिकों की पहचान करके उन्हें हिरासत में लिया गया। वे जासूसी नेटवर्क ईरान इंटरनेशनल टेलीविज़न से जुड़े थे, जिसे इस्लामिक गणराज्य द्वारा ज़ायोनी शासन का मीडिया मुख्यालय माना जाता है। और मंत्रालय ने बताया कि ये गुर्गे ईरानी सैन्य सुरक्षा बलों के ठिकाने के पते जासूसी नेटवर्क को भेजने में शामिल थे। ये इन्होंने अब तक जो है ये इन्होंने जानकारी दी है। बिल्कुल, यानी यहाँ पर जो ईरान में तमाम जो भाड़े के सैनिक हैं उनको भी उतार रखा है इसराइल और अमेरिका ने, और उनमें बड़ी संख्या में उनकी गिरफ्तारी की गई। ये सारी चीज़ें बता रही, लेकिन अभी महत्वपूर्ण बात जो ताज़ा तरीन डोनाल्ड ट्रंप का बयान है अमलेदु जी, बहुत मायने रखता है। एक बार फिर उन्होंने ईरान पर हमले की चेतावनी दी थी, वहाँ के पावर प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह तबाह करने की चेतावनी दी थी, और उस समय सीमा को बढ़ाते गए। एक बार फिर, अब की बार तो काफ़ी लंबा बढ़ा दिया है, उन्होंने 10 दिन के लिए बढ़ा दिया है, और कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ईरान के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। ईरान ने फिर इस बात से इनकार किया है कि हमारी कोई बातचीत अमेरिका से ना तो हो रही है और ना ही होगी। अगर लड़ाई रुकेगी तो जो हमारी शुरुआत में हमने 3 अपनी शर्तें रखी हैं तभी रुकेगी। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार समय सीमा क्यों बढ़ा रहे हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट से पता चलता है कि समय हाहाकार वाली स्थिति अमेरिका और इसराइल में मची हुई है। बिल्कुल समीर जी, आप अमेरिका और इसराइल में हाहाकार वाली स्थिति है। इसराइल में तो सैनिकों की कमी हो गई है, वहाँ एक बगावत की बिल्कुल स्थिति हो रही है। विपक्ष अभी तक तो नेतन्याहू के साथ खड़ा हुआ था, वहाँ खुलकर विरोध किया जा रहा है। उनके नेता जो है लेपेटे क्या हैं वो खुलकर कह रहे हैं, उनकी बाइट भी है, वो भी हम लोग सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे समीर जी। और न्यूयॉर्क टाइम्स की जो हालिया एक रिपोर्ट है
उसका कहना है कि जो यूएस बेस थे वो अब रहने लायक नहीं रह गए हैं, 17 यूएस बेस नष्ट हो चुके हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की हालिया रिपोर्ट जो बताती है। और इस रिपोर्ट को अमलेंदु जी अब्बास अरागची ने ट्वीट किया है, टैग किया है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं जी। देखेंगे। और ये रिपोर्ट जो कहती है कि ईरान के बार बार होने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण पश्चिम एशिया में कई यूएस अड्डे काफी हद तक रहने लायक नहीं रह गए हैं, जिससे सैनिकों को तितर बितर होकर होटलों और दफ्तरी इमारतों जैसे अस्थायी जगहों से काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यूएस सेना के सबसे बड़े हिस्से अब विकेंद्री के तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ सैनिकों को यूरोप तक भेज दिया गया है, जबकि अन्य सैनिक उसी क्षेत्र में हैं, लेकिन पारंपरिक कमांड ढांचों से बाहर रहकर काम कर रहे हैं। और रिपोर्ट के अनुसार कुवैत, कतर, बहरीन और सऊदी अरब में मौजूद यूएस की अहम जगहों को काफी नुकसान पहुंचा है। इनमें हवाई अड्डे, ईंधन डिपो, संचार प्रणाली और रडार के बुनियादी ढांचे शामिल हैं। इन सुविधाओं के खराब होने से कमांड नियंत्रण और तालमेल में दिक्कतें आई हैं, जिससे यूएस सेना की कुल मिलाकर काम करने की क्षमता कम हो गई है। और रिपोर्ट में जिन यूएस अधिकारियों का जिक्र है, उन्होंने ये माना कि भले ही अलग अलग जगह से काम करने में रुकावट नहीं आती हो, लेकिन इससे भारी साजो सामान की तैनाती सीमित हो जाती है और इस क्षेत्र में अमेरिका की स्थिति की ढांचागत कमजोरियां सामने आ जाती हैं। युद्ध से पहले इस पूरे क्षेत्र में लगभग 40,000 यूएस सैनिक तैनात थे, लेकिन ईरान के लगातार हमलों के बाद इनमें से कई सैनिकों को अब दूसरी जगहों पर भेज दिया गया है और बहुत कम संख्या में वहां सैनिक रह गए हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, जिसको ट्रम्प साहब कल फेक न्यूज बता रहे हैं। बिल्कुल, उसको फेक न्यूज बता रहे थे। उन्हीं के यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित मीडिया हाउस है, उसका अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, और वो ये रिपोर्ट लिख रहा है। उसकी रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे थे और उसकी रिपोर्ट को ही सैयद अब्बास अरागची, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने उसको टैग किया है, ट्वीट किया है। एक बार देखते हैं अब्बास अरागची का वो ट्वीट, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स की जिस रिपोर्ट को उन्होंने टैग किया है वो भी देखेंगे। अब्बास अरागची लिख रहे हैं कि इस युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिकी सैनिक जीसीसी यानी जो गल्फ कंट्रीज का काउंसिल है, उसमें अपने मिलिट्री बेस छोड़कर होटलों और दफ्तरों में छिपने के लिए भाग गए हैं। वे जीसीसी के नागरिकों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही बात कही थी उन्होंने, कि अपील भी की थी अभी 2 दिन पहले, कई बार कर चुके हैं अखाड़ी के देशों से कि अपने यहाँ वो अमेरिकी सैनिकों को ना छिपने दे। तो ये बात उन्होंने कही है अब्बास अरागची ने। आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि अमेरिका के होटल उन अधिकारियों की बुकिंग स्वीकार करने से मना कर देते हैं जिनसे ग्राहकों को खतरा हो सकता है। जीसीसी के होटलों को भी ऐसा ही करना चाहिए। यानी अमेरिका में अगर कोई इस तरीके का खतरा हो, उनके होटल पे कोई आ सकता हो। और ये है वो द न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है, जिसका जिक्र भी हमने किया है। आपने बताया क्या क्या चीजें उसमें लिखी हैं, वो अब्बास अरागची ने अपने इस ट्वीट में टैग किया हुआ है। बिल्कुल समीर जी, इसमें टैग किया हुआ है। और आखिर में जो बात उन्होंने लिखी है वो यही है कि भाई अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है, अमेरिका के होटल ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए आपसे कोई खतरा हो सकता हो, मिसाइल हमला हो सकता हो, तो वो आपकी बुकिंग नहीं लेंगे। तो जो जीसीसी कंट्रीज के होटल हैं उनको भी यही करना चाहिए। और समीर जी, शुरुआती दौर में ही बिल्कुल हफ्ता भरी हुआ था, बहरीन के जिस होटल में 32 कमांडर रुके हुए थे इसके अमेरिकी सेना के, उस पर हमला हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा, जो यूएस सेंट्रल कमांड है, कि हम वहां से अपने लोगों को निकालने का हम प्रयास कर रहे हैं, सुविधाएं उनको दे रहे हैं निकालने की, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया कि उनको नुकसान कितना हुआ। और यही कह रहे हैं अब्बास अरागची भी, और IRGC भी कह रहा है कि भाई आपके सैनिक यहाँ से भाग चुके हैं। जब शेखरची जो हैं, जो उनके प्रवक्ता हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब मैं कह रहा हूँ कि 600 से 800 मारे गए हैं, तो ये कम बता रहा हूं, मैं इससे ज्यादा मारे गए हैं। और अमेरिका इसको भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है। कर लेगा तो समीर जी बड़ी विकट परिस्थितियां वहां ट्रम्प साहब के लिए खड़ी हो जाएंगी। वैसे ही वहां पर विकट परिस्थितियां हैं, लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों के मरने की खबर अगर आ जाती है तो फिर वहां क्या हाल होगा। लेकिन ये चीजें साफ दिखाई पड़ रही हैं। और द न्यूयॉर्क टाइम्स जिस तरीके से लिख रहा है कि अड्डे तबाह हो गए हैं, सैनिक मारे फिर रहे हैं, भाग रहे हैं इधर से उधर, वो वहां पर शेल्टर तलाश रहे हैं, उसके बाद फिर क्या कुछ होगा। लेकिन ये सारी खबरें आ रही पर इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे वो ईरान के ऊपर कोई कृपा कर रहे हो। एक बार फिर उन्होंने कहा कि हम 10 दिन के लिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि ईरान से बातचीत हो रही है। लेकिन ईरान में जो वहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के संसद के प्रवक्ता हैं इब्राहिम रजाई, उन्होंने कहा कि इनको बात करने दो, ये मिसाइलों से दरअसल बात कर रहे हैं। क्या कहा है उनका वो बयान भी हम आपको सुनाते हैं। लिख रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत की संभावनाओं को खारिज किया है और कह रहे हैं जो इब्राहिम रजाई की शैतान के साथ किसी भी तरह की बातचीत एक रणनीतिक भूल है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिसाइलों को बातचीत करने दो। ये बहुत
तंजपूर्ण तरीके से ईरान के बयान आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो उनका कहना, ये बयान जो है उन्होंने जो कहा गया कि मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के 15 सूत्री प्रस्ताव आते हैं उसको ईरान ने खारिज कर दिया, और ईरान ने जोर देकर कहा कि ये हमले के बीच कोई बातचीत नहीं करेगा और युद्ध का कोई भी अंत जो है उसकी अपनी शर्तों और संप्रभुता पर आधारित होगा। इसके बाद जो है ये इनका वक्तव्य आया, ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के प्रवक्ता जो हैं इब्राहिम रेजाई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये शैतान के साथ किसी भी तरह की बातचीत जो है एक रणनीतिक भूल है, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिसाइलों को ही बातचीत करने दो, यानी डोनाल्ड ट्रंप मिसाइल झेलें, वही उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन समीर जी, इसके साथ साथ जो ईरान है वो अपनी तैयारियां भी पूरी कर रहा है। जिस तरह की खबरें आई और CNN की रिपोर्ट आई कि सब 5000 अमेरिकी सैनिक भेजे जा चुके हैं, और 82वीं उनकी जो बटालियन है वो US ट्रॉपर्स की, उसके 1000 सैनिक भेजे जाने, और हमने एक सांसद का उनका बयान भी सुनवाया था, वो खुद उस काम कर चुके हैं उसी 82वीं ट्रूपर्स में, और उनका कहना था कि वो अच्छा काम करते हैं लेकिन अगर बिना किसी प्लानिंग के जाएंगे तो नुकसान होगा। यानी उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि अगर 1000 सैनिक जाएंगे तो इनको नुकसान होगा, मारे जा सकते हैं, एक तरीके से कहा था। इसकी पूरी तैयारी जो है ईरान ने कर ली है कि अगर ये ट्रूपर्स आते हैं, इनके मरीन आते हैं, तो इनकी कब्रें यहीं बनेंगी। एक तो कल जो है भारत में जो ईरान का कॉन्सुलेट है हैदराबाद में, उसने एक वीडियो के साथ ये कहा कि उसने कहा कि ईरान पर कब्जा करने वालों की यहाँ कब्रें बहुत हैं और हमारे दुश्मन की बेवकूफ़ी से इनकी संख्या और बढ़ सकती है। यानी जिन्होंने अब तक ईरान पर कब्जा करने की सपने पाले वो ईरान में ही आकर दफन हो गए, उनकी कब्रें यहाँ बनी हुई हैं। तो आपके अगर सैनिक यहाँ आते हैं तो वो यहीं दफन होंगे, उनकी लाशें भी वापस नहीं जा पाएंगी। ये एक तरीके से साफ चेतावनी दी। अब इधर खबर ये आ रही है समीर जी कि 10 लाख से ज्यादा ईरानी लड़ाकों को जुटाया गया है कि अब आप जमीन पर लड़ने के लिए तैयार रहिए। खरमनशाह जिसको कहा जा रहा था सबसे ज्यादा संख्या वही है, और पूरे ईरान में अब ये जगह जगह तैनात कर दिए गए हैं कि अब जमीनी लड़ाई भी होगी तो इनसे इनके जो टैंक आएंगे उनको उड़ा देना है। ये तैयारियां भी शुरू हो गई। और मजे की बात यह है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी, उसमें यह कहा जा रहा है कि पूरे देश से वहां पर IRGC के पास रिक्वेस्ट आ रही है कि हम भी इस लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार हैं, यानी आम जो नागरिक है वहां। अच्छा समीर, और जहां अभी तक चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और उसमें यही चर्चा होती रहती थी कि साहब इजराइल में जो है वो सैन्य जो प्रशिक्षण है वो जरूरी है, ईरान में भी जरूरी है और 3 साल का जरूरी है जी। वहां भी 3 साल का करना जरूरी है, तो वहां भी प्रशिक्षित है सब जी। ऐसा नहीं है कि प्रशिक्षित नहीं है, अग्निवीर वहां भी सब है। यहाँ जो अग्निवीर हैं यहाँ तो आप कम भर्ती करते हैं, वहां जरूरी है सबको अग्निवीर बनना, तो वहां सब अग्निवीर तैयार हैं और उनके अंदर जज्बा। मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था समीर जी, एक लड़की जो है वो नारे लगा रही है, तो उससे पत्रकार जो पूछता है कि भाई तुम तो पिछली बार जो सरकार के विरोध में प्रदर्शन होते उनमें शामिल थी। उसने कहा हाँ मैं उस समय शामिल थी, मुझे लगता था कि ये खराब है निज़ाम, इसको बदलना चाहिए, लेकिन मेरी आंखें खुल गईं कि ये तो जो था वो रजा पहलवी कह रहा था कि आया क्यों नहीं अब तक हमारे लिए, और हम पे बम बरसा रहा है। हम मुस्तफा खामेनी की लीडरशिप में खड़े हुए और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो लड़की कह रही है कि अगर मुझे जाना पड़ा जंग पे तो मैं जाऊंगी जंग पे। बिल्कुल, ये तो अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो यही है कि कैसे ईरान ने अपने को एकजुट कर लिया है। वहां की जनता जो सरकार के खिलाफ भी थी वो भी उसके साथ आ गई है, और वैश्विक स्तर पर भी जो लोग ईरान के खिलाफ थे वो उनके साथ है। यहाँ तक कि गल्फ कंट्रीज में भी वहाँ की अवाम यानी वहाँ की जो जनता है वो ईरान के समर्थन में है। शासक वर्ग भले ही मजबूरियों के चलते अमेरिका के साथ खड़े हो, लेकिन अब तो फ्रैक्शन की खबरें सीधे सीधे आ रही हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। इधर जो अमेरिका मार्को रूबियो हैं, उन्होंने एक बार फिर ये कहा है कि नेटो से हम बार बार मदद मांग रहे हैं लेकिन वो धोखा दे रहा है, अलग खड़ा हुआ है। ट्रंप तो बहुत कुछ कह चुके हैं लेकिन नेटो किस तरीके से साथ नहीं दे रहा है, यूरोपियन देश से साथ छोड़ चुके हैं, इसको भी हम लोग सुनेंगे। और ये दिखा रही है विवशता और मजबूरी अमेरिका की दिखा रही है कि पूरी दुनिया से अलग थलग हो गया है, और अलग थलग पड़ने के बाद उनकी ताकत कितनी रह गई है ये भी बहुत कुछ समझ में आ रहा है। अभी तक तो नेटो था, यूरोपियन देश थे, उनकी मदद से वो कहीं भी हमला बोल दे रहे थे। अब की बार जब अकेले पड़े हैं, केवल इसराइल उनके साथ है, तब वास्तविकता का एहसास हो रहा है।
हाँ बिल्कुल समीर जी, जब पिटाई हो रही है तब समझ में आ रहा है, यानी एक तरीके से स्वीकार कर रहे हैं कि हम पिट रहे हैं तो नाटो हमारे समर्थन में नहीं आ रहा है। हाँ। यही मार्को रूबियो का कहना हो सकता है। ट्रंप ने भी कल यही बात कही है। जी हाँ। तो मार्को रूबियो जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई आपकी लड़ाई में हम आपके साथ जाते थे सब जगह, और आप कह रहे हैं कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये तो अमेरिका की लड़ाई है, तो हम इसको याद रखेंगे। याद रखना, जो धमका रहे थे ट्रंप उसी तरीके से मार्को रूबियो धमका रहे हैं, ब्रिटेन को भी धमका रहे हैं, ब्रिटेन को भी धमका रहे हैं। हाँ, और उसके साथ ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि भाई ये यूक्रेन में भी तो हम आपके मदद कर रहे हैं, यूक्रेन की भी लड़ाई तो हमारी नहीं थी, तो क्या आप यूक्रेन से भी हाथ खींचेंगे? हालांकि कल ट्रंप कह रहे थे कि अगर मैं यूक्रेन की लड़ाई रुकवा सकूं तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। तो यूक्रेन की लड़ाई कैसे रुकेगी? आप तो यहीं फंसे हुए हैं। तो मार्को रूबियो को हम लोग सुन भी सकते हैं कि मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं। मार्को रूबियो को सुनते हैं क्या कह रहे हैं और किस तरीके से उनकी व्यवस्था दिख रही है, अमेरिका की व्यवस्था, कि जब पूरा दुनिया भर में तमाम देश उनका साथ छोड़ रहे हैं तो कितने शक्तिहीन अपने को महसूस कर रहे हैं। The United States is constantly being asked to help in a war, and we have more than any other country in the world, on a war that's happening in another continent, in Ukraine. But when the U.S. had a need, he didn't get proper positive responses. So right now he's just making the observation that, I think there was a couple of the leaders in Europe who said that this was not Europe's war. Well, Ukraine is not America's war, and yet we've contributed more to that fight than any other country in the world. So it'll be something to examine. The president will have to take into account down the road. तो कह रहे हैं मार्को रूबियो की नेटो हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा है, हमको जब जरूरत पड़ रही है। और कुछ नेताओं ने कहा कि ईरान का युद्ध यूरोप का युद्ध नहीं है, लेकिन यूक्रेन का युद्ध भी हमारा युद्ध नहीं है, फिर भी हम उस लड़ाई में किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, ये उनका कहना है। तो अमेरिका, ट्रंप तो धमका रहे हैं, लेकिन मार्को रूबियो का धमकाने वाला अंदाज नहीं है, ये विवशता वाला अंदाज है। बिल्कुल मतलब रोने वाला है, मतलब और थोड़ा सा उनको पुचकारा जाए तो रो पड़ेंगे कि देखो बताओ हम तो इनके साथ गए और हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। तो मतलब ये रोने के कगार पर एकदम पहुंच गए हैं। समीर जी, इस पूरे युद्ध के दौरान आपने किसी भी ईरानी को इस तरीके से गिड़गिड़ाते नहीं देखा होगा कि हमारी मदद को आओ, हमारी मदद को आओ, बल्कि वो तो कह रहा है कि खबरदार, जो तुमने अपने यहाँ किया तो हम तुम पे भी हम करेंगे। साफ तौर पे अब्बास अराक्ची ने और डॉक्टर मसूद पेजेश्किन ने भी कहा कि भाई हमारे जो पड़ोसी थे उन्होंने समझा ही नहीं और अब उसको भुगत रहे हैं। वहाँ का सेना का प्रवक्ता कह रहा है कि भाई आप अगर इनको शरण देंगे बस्तियों में तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके साथ भी क्या हो सकता है। तो ये साफ तौर पर वहाँ पे आ रहा है। लेकिन समीर जी, इस बीच जो है एक तो जैसा हम लोगों ने बताया कि जो ईरान और लेबनान के हमलों से इजराइल में जो है वो घायलों की संख्या बढ़कर 5772 हो गई है। ये खुद वहाँ के उसने स्वीकार किया है, इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने। और इतना ही नहीं, ये बताया है कि 7 अक्टूबर 2023 से, यानी जब हमला हुआ था हमास का पिछली बार, तब से लेकर अब तक अस्पतालों में भर्ती घायलों की संख्या कुल 81,184 हो गई है। 81,184 हमास के हमले के बाद से। तो यानी अभी तक तो आप स्वीकार ही नहीं कर रहे थे आपके यहाँ कुछ हुआ, हम केवल हमास के हमले को ही आप स्वीकार कर रहे थे। अब तक आप स्वीकार नहीं करते, अब आप स्वीकार कर रहे हैं कि इतने आपके साथ हो चुकी है। ये जो है बहुत बड़ी खबर एक तो इसकी इस समय की ये समीर जी आ रही है। लेकिन इधर ईरान जो है वो अपनी तैयारियां पूरी समीर जी कर रहा है। और जो सैयद अब्बास अराक्ची हैं विदेश मंत्री ईरान के, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो हैं यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरस, उनसे फ़ोन पर बातचीत की। और फ़ोन पर बातचीत में उन्होंने तेहरान की स्थिति एकदम स्पष्ट की और साफ तौर पर कह दिया कि ये हमारी जंग जारी रहेगी। हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन कर रहे हैं। अपने राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करना हमारा फ़र्ज़ है, वो हम पूरा करेंगे जब तक हमारे लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। और यूएन को ईरान के ऊपर अमेरिकी और इजरायली हमलों की निंदा करनी चाहिए, ये उन्होंने कहा समीर जी। और उन्होंने कहा अब्बास अराक्ची ने कि तेहरान अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जारी रखेगा। और अमेरिका तथा इजराइल पर उन्होंने होर्मुज़ जल जमरू मध्य में तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। और उन्होंने कहा कि तेहरान के अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की वैध रक्षा जारी करने का दृढ़ संकल्प है। और जोर देकर कहा कि ईरान जो है वो अमेरिका इजराइल की चल रही आक्रामकता के बीच अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और उन्होंने दोहराया कि उसके कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में आते हैं और संयुक्त राष्ट्र तथा उसके महासचिव को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के घोर उल्लंघनों पर नजर रखने के लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी
मांगों की भी कड़ी आलोचना की, जिनमें ईरान से संयम बरतने और युद्ध रोकने का आह्वान किया गया था। ये खुद एंटोनियो गुटेरेस जो थे वो भी कर चुके थे। और इसके साथ साथ जो थे वो इसी तरह की बातें, कतर जो है उसने यूएन में एक प्रस्ताव रखा था जिसको 47 देशों ने उसका समर्थन दिया था। तो ये उन्होंने साफ तौर पर कहा और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्पष्ट वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, और वह यह है कि यूएसए और इजराइल ने ही आक्रामकता शुरू की और इस क्षेत्र तथा दुनिया पर युद्ध थोपा। बिल्कुल, तो ये युद्ध थोपने की बात उन्होंने कही है। और वहां पर बाकी अरागची ने और भी बहुत सारी चीजें कही है कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहां जलमार्ग में असुरक्षा अमेरिका और इजराइल के उल्लंघनों और आक्रामकता का सीधा परिणाम है। दुश्मन और उसके सहयोगियों से संबंधित या उनसे जुड़े जहाजों के गुजरने को रोकना एक तटीय राज्य के रूप में ईरान का कानूनी अधिकार है। ऐसा नहीं कि वो मनमानी किए हुए है या वहां पर वो कोई गुंडा टैक्स वसूल रहा है, जबरन वो लोग वहां पर है। ये उसका कानूनी अधिकार है क्योंकि वो इलाका उसके ईरान के अपनी टेरिटरी में आता है। और इधर बीच जो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, उन्होंने खाड़ी देशों से एक बार फिर ये कहा है कि वो सोचें क्या कर रहे हैं। अमेरिका को अपना अगर साथी बना रहे हैं तो अमेरिका उनके साथ क्या कर रहा है। उन्होंने इस्लामी देशों को शत्रुओं को फूट डालने और युद्ध की आग भड़काने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये अपील उन्होंने उन खाड़ी के देशों से की है। और अब लेदू जी, इसका असर भी दिखाई पड़ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। मसूद पेजेश्कियन ने और जो चीज़ें कही हैं कि ये बात वो कर रहे थे, अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री से बातचीत की उन्होंने, और उस बातचीत में उन्होंने कहा कि इस इलाके में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और केंद्रों पर ईरान के हमलों को इस्लामी गणराज्य के खिलाफ आक्रामकता के स्रोत के लिए एक स्वाभाविक और वैध प्रतिक्रिया के रूप में बताया। उन्होंने पेजेश्कियन ने इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम देशों को इस्लामी दुनिया के दुश्मनों को इस मुद्दे का फायदा उठाकर क्षेत्र में फूट डालने और युद्ध की आग भड़काने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस्लामी गणराज्य ने यानी ईरान ने कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं की है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की कई रिपोर्टों में बार बार की गई है। उन्होंने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के बारे में पश्चिमी दावों को मनगढ़ंत बताकर खारिज कर दिया, जिसका इस्तेमाल हमलावरों ने ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर अपने अवैध और अमानवीय हमले को उचित ठहराने के लिए किया गया है। तो अब तो ये परमाणु हथियार से संबंधित रिपोर्ट आई है, ये तो कई बार खारिज कर ही चुका है। पेंटागन तक खारिज कर चुका है कि कोई ऐसा मामला नहीं था। आपको याद होगा इराक पर जब हमला किया गया था तब भी यही बहाना बनाया गया कि उसके पास जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, केमिकल वेपन्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ पतन हो गया जब सद्दाम हुसैन का कहीं कुछ नहीं मिला किसी को कोई। तो यह अब इस ईरान पर जो हमला है उसको भी उसी तरीके से बताया जा रहा है कि एक बहाना बनाया गया है और कुल मामला वहां पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना है। कुल मिला के अपना प्रभुत्व स्थापित करना और ईरान के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर कब्जा करना, यानी वहाँ से जो है मिनरल्स लिए जाएं, वहाँ से गैस ली जाए, तेल कब्जा किया जाए। समीर जी, दुनिया के सामने एक और संकट खड़ा हो रहा है और वो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जो MRI होती है, स्कैन जो होता है MRI, CT स्कैन जिसको MRI, उसमें हीलियम गैस का प्रयोग होता है और वो हीलियम गैस ईरान से आती है। उस पर अब खतरा मंडरा रहा है, तो MRI होना रुक जाएंगे। आप समझिए कितना बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा पूरे दुनिया भर में। तो ये कई खतरे जो है दुनिया के अंदर पैदा हो रहे हैं। हालांकि जो डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन ने, उन्होंने डॉक्टर जो अनवर इब्राहिम है मलेशिया के राष्ट्रपति, उनसे साफ तौर पर कहा कि हम युद्ध की पूर्ण समाप्ति और क्षेत्र में सुरक्षा और शांति की बहाली चाहते हैं। और उन्होंने आशा व्यक्त की कि मित्र राष्ट्र और मुस्लिम देश जो हैं पश्चिम एशिया को इस आपदा से बचाने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे जिसे दुश्मन थोपने की कोशिश कर रहा है। और इस फोन कॉल के दौरान मलेशियाई प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने इस्लामिक क्रांति के नेता अयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की शहादत और अमेरिकी इजरायली सैन्य आक्रामकता में मारे गए कई वरिष्ठ ईरानी कमांडरों, अधिकारियों और नागरिकों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। और डॉक्टर अनवर इब्राहिम जो है समीर जी, उन्होंने अपना एक वीडियो भी जारी किया है और एक ट्वीट भी उन्होंने किया है, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। और वो कह रहे हैं अनवर इब्राहिम कि मैंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से संपर्क किया है ताकि मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के बारे में ताज़ा जानकारी मिल सके। हाँ, तो अनवर इब्राहिम को सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है। एक वीडियो बयान उन्होंने जारी किया और क्या कुछ बात हुई उनकी डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से, ईरान के राष्ट्रपति से, उसके बारे में उन्होंने इस वीडियो में अपने बताया है। من خیلی اولا تشکر میکنم از مواضع محکم شما و تلاشی که انجام میدید در محکومیت تجاوز ظالمانه غیرقانونی غیر انسانی و
زشتی که آمریکا و اسرائیل صهیونیست علیه کشور ما آغاز کرده. तो कह रहे हैं कि मलेशिया अमेरिका समर्थित इस्राएली हमले की कड़ी निंदा करता है। साथ ही मलेशिया खाड़ी क्षेत्र के उन मित्र देशों के लिए भी अपनी चिंता व्यक्त करता है जो इस संघर्ष से प्रभावित हुए हैं। मलेशिया किसी भी ऐसे कदम की निंदा करता है जो आम नागरिकों को निशाना बनाता है, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवीय सिद्धांतों और न्याय के मूल्यों का उल्लंघन है। मैं ईरान की बातचीत के लिए तत्परता का भी संज्ञान लेता हूं, बशर्ते कि युद्ध को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। पिछले अनुभवों से यह साबित हुआ है कि ठोस गारंटी के बिना किया गया संघर्ष विराम केवल हिंसा के चक्र को ही दोहराएगा, जैसा कि गजा और लेबनान में हुआ था। इसलिए शांति के प्रयास न्याय, जवाबदेही और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता पर आधारित होने चाहिए। मलेशिया का मानना है कि सच्ची शांति के लिए एक व्यापक समाधान की आवश्यकता है, ताकि सभी पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और पश्चिम एशियाई क्षेत्र में मानवीय गरिमा को बहाल किया जा सके। मलेशिया, उन्होंने आगे लिखा है कि मैं मलेशिया के समर्थन के प्रति राष्ट्रपति पेजेशकियन द्वारा व्यक्त की गई सराहना की भी कद्र करता हूं और इस एकजुटता को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। तो ये वही बात है कि वो सीज फायर के लिए वो भी कह रहे हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीज फायर का मतलब होता है कि आने वाले दिनों में फिर दोबारा लड़ाई होगी। और यही ईरान कह रहा है कि अब सीज फायर हम नहीं करेंगे, नो सीज फायर। वो बार बार यही बात दोहरा रहा है। बिल्कुल समझिए, वो बार बार यही बात दोहरा रहा है कि नो सीज फायर, किसी भी तरीके का कोई सीज फायर नहीं होगा, ये साफ तौर पर समझा आता है। लेकिन समीर जी, ट्रंप साहब ने 10 दिन का समय बढ़ाया क्यों, इसको लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। जी हाँ, पहले तो आपने कहा था 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, वरना हम तबाह कर देंगे। फिर आपने कहा कि मैंने 5 दिन के लिए, फिर 10 दिन के लिए। मामला ये है कि ट्रंप साहब के पास अब मिसाइलें बची नहीं। हाँ जी, मिसाइलें भी नहीं बची और ख़त्म हो गया उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी। ईरान का सैनिकों का जो नुकसान हुआ है, आगे सैनिक भेजने में भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि आपको वार घोषित करना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी और वहाँ विद्रोह हो जाएगा। अमेरिका में सैनिक विद्रोह कर देंगे, ट्रंप साहब को ना पकड़ लें। तो जॉर्ज गैलोवे हैं, यूके के पूर्व सांसद जो है, वो तो कह रहे हैं कि इसको गिरफ्तार करो ट्रंप को। तो हो सकता है वहाँ किसी ने ट्रंप को गिरफ्तार कर ले। अब करे नहीं करे वो हम नहीं जानते, ये जॉर्ज गैलोवे का कहना है। लेकिन यूरोपीय रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय आयुक्त हैं समीर जी, एंड्रियस कुबिलियस, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है और उससे समझा जा सकता है कि ट्रंप साहब भाग खड़े क्यों हुए हैं। तो देखते हैं उनका। हाँ, उनकी ट्वीट में उनकी बाइट भी है। जी हाँ, उसको भी अच्छा, वो बाइट हम नहीं सुन सकते, भी किसी दूसरे की है, पॉलिटिको है। लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि शुरुआती 5 दिनों के दौरान पर्शियन गल्फ देशों और अमेरिकियों दोनों ने ही 800 पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल किया। अमेरिका में मौजूदा कुल उत्पादन प्रतिवर्ष 750 मिसाइलों का है। तो हिसाब किताब एकदम साफ है। कहना वो ये चाह रहे हैं कि एक साल में जितनी मिसाइलें अमेरिका बनाता है वो तो 5 दिन में खत्म हो गई। 5 दिन की लड़ाई और युद्ध को हो गए आज 28 दिन हो गए हैं। तो 28 दिन पिछले 20-25 साल में जो जुटाया रहा होगा बनाकर, वो खत्म है, वो सब खत्म हो गया। तो अब आपने 20-25 साल का खत्म कर दिया और ईरान की क्षमता आपसे 20 गुना ज्यादा है बनाने की। और उसने उसके बाद उसको अपनी क्षमता को 10 गुना और बढ़ा लिया, यानी आपसे 200 गुना ज्यादा वो मिसाइल बना रहा है। भंडार उसके पास खत्म नहीं हो रहा। पहले उसने जो बनाए थे वो कबाड़ निकाले, फिर उसने जो मिसाइल्स बनाई हुई है वो आपकी टक्कर देने के लिए हैं। अपने यहाँ उसने उनको टेस्ट किया है। अब्बास अरागची ने साफ कह दिया कि ये जो मिसाइल है हमारी, ये हमने अपने आप बनाई है, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है और पूरा खजाना है, आपको उसकी खबर भी नहीं है। तो ये जो पिटाई हो रही है अमेरिका की, उसकी वजह से ट्रंप साहब ने 10 दिन का समय लिया है कि 10 दिन में शायद ईरान मान जाए, शायद कुछ हो जाए। लेकिन इन 10 दिन में इजराइल की कितनी पिटाई हो जाएगी ये पता नहीं है। अब समीर जी, इजराइल के अंदर जो विद्रोह की परिस्थितियां, उस विद्रोह की, उस पर बात करेंगे। एक और बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है अमलेंदु जी, उसका भी जिक्र करना बड़ा जरूरी है। और इसलिए जरूरी कि अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग मसूद पेजेशकियन ने जो अनवर इब्राहिम से बात की है, मलेशिया के राष्ट्रपति से, उसमें जो बातें आ रही कि खाड़ी के देशों को लेकर, तो अब ये खबर आ रही है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल की आक्रामकता के चलते जीसीसी देशों द्वारा वॉशिंगटन को किए गए निवेश संबंधी वादों की समीक्षा शुरू हो गई है। और ईरान के खिलाफ अब लड़ाई 5वें सप्ताह में प्रवेश कर चुकी है और यानी अब महीना भर होने वाला है। ऐसे में खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी
के सदस्य देश बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश प्रतिबद्धताओं का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, खासकर उन निवेशों का जो संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से निर्देशित हैं। ये पुनर्मूल्यांकन ईरान द्वारा क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर किए गए जवाबी हमलों और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के प्रभावी रूप से बंद होने से उत्पन्न गंभीर आर्थिक नतीजों के मद्देनजर किया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है इस लड़ाई का, और ये कहा ही जा रहा है कि इस पूरे इलाके में जो जियोपॉलिटिक्स है, इस लड़ाई ने उसको बहुत बदल कर रख दिया है। बिल्कुल, इसको पूरा तरीके से बदल कर रख दिया है। और जो पॉलिटिको एक वेबसाइट है, उसने एक रिपोर्ट दी कल समीर जी, और उस रिपोर्ट में उसने संकेत दिया कि ट्रंप प्रशासन जो है इस बढ़ती चिंता को लेकर काफ़ी ज़्यादा कहा जाए कि संकट में दिखाई पड़ रहा है। और उसके जो अमेरिकी तकनीकी स्टार्टअप है, निवेश फर्म और रक्षा ठेकेदार जो हैं, ये इसको लेकर इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, युद्ध में भारी नुकसान जो उसका हुआ है। तो इसलिए अब अमेरिका जो है वो जीसीसी देशों को जो उसने वायदे किए थे उनको पूरा करने में असमर्थ हो सकता है। और पॉलिटिको की खबर जो है वो कहती है कि एक सूत्र ने बताया कि पर्यवेक्षकों को वास्तव में जिस बात ने चिंतित किया है वह यह है कि फारस की खाड़ी के देशों ने संकेत दिया है कि वे तत्काल घरेलू और रक्षात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अमेरिका में किए गए अरबों डॉलर के निवेश को वापस लेने से केवल कुछ सप्ताह दूर हैं। यानी जो खाड़ी देशों ने निवेश किया अमेरिका में, वहां से वो निवेश खींच लेंगे। जी हाँ। तो अमेरिका को और नुकसान, यानी अब जो अमेरिका में पैसा लगा हुआ था खाड़ी देशों का, वो वहां से वो खींच लेंगे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और चरमराएगी। तो जो कहावत है कि गए थे नमाज पढ़ने रोजे गले पड़े, वो यही होती है कि ट्रंप साहब गए थे ईरान को रिजीम चेंज करने, खुद यहाँ भी रिजीम चेंज की नौबत है, इजराइल में तो होगा ही होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे वहाँ क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं। और इसके साथ साथ परिस्थितियाँ जो हैं वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है। और ये भी है, अब जो बेस यहाँ पूरी तरह तबाह हुए हैं, कम से कम जो अभी हम लोग न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, वो रिपोर्ट बता रही है कि 13 बेस तो पूरी तरह तबाह हो गए, वहां रहने लायक नहीं रह गए। तो अब इससे समझ में आता है अब ये बेस उसके दोबारा बन पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब खाड़ी देशों में जीसीसी में जिस तरह का अब पुनर्मूल्यांकन चल रहा है रिश्तों का, अब संभव नहीं दिखाई पड़ता। बिल्कुल समीर, संभव दिखाई नहीं पड़ता। और इसका सबसे बड़ा असर क्या होगा भाई, जो IRGC के प्रवक्ता ने वीडियो जारी करके कहा खाड़ी देशों के, भाई आपको इनके अड्डे लगाने का क्या फायदा हुआ। और ये बात अब समझ में आने लगी खाड़ी देशों को। अब वो सोच रहे हैं कि भाई हमने इनको पैसा भी दिया, इनके यहाँ हमने निवेश किया, हमारा ये लूट कर ले जाते हैं तेल गैस, और जब हमारे ऊपर हमले हुए, मतलब आपकी वजह से हमारे ऊपर हमले हुए, हमारे ऊपर हमले तो थे नहीं, तो आप अपनी ही रक्षा नहीं कर पाए, तो हमारी आप क्या करेंगे। हमारी जमीनें भले तबाह करवा दी, जब जमीनें आपने तबाह करवा दी, तेल के हमारे भंडार आपने तबाह करवा दिए, है ना। कितनी मेहनत से कितना पैसा लगाकर तेल निकाला, वो तेल जो था वो धुआं बन गया। और जो सबसे बड़ी बात कही IRGC ने, उसने जो कहा कि अगर इजराइल कल को आप पर हमला करे तो ये अमेरिकी जो हैं ये इजरायलियों पर हमला करेंगे कि आप पर हमला करेंगे। अब ये चिंता का विषय वहां बन रहा है। इधर समीर जी एक और बड़ी बात जो है वो ये है कि तेहरान में पाकिस्तान का जो दूतावास है उसके पास हमला कर दिया इजराइल ने। और इस इजराइल के हमले के बाद जो पाकिस्तान है वो कह रहा है कि हमें कतर मत समझना, बहुत बुरी तरह मारेंगे। अब ये सारी चीजें ये बता रही है कि बदलाव कैसे दिखाई पड़ रहा है। और ईरान ने ये ताकत दी है इन सारे देशों को, चाहे खाड़ी के देश हो, चाहे पाकिस्तान हो, और चाहे ये इजराइल हो। वहां भी अब जिस तरह से विपक्ष आवाज उठा रहा है, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है इसमें कि पाकिस्तान सरकार से जुड़े एक फोरम का कहना है कि उसे कतर न समझा जाए, अधिकारियों को कुछ हुआ तो अंजाम बुरा होगा। हाँ, ये उसने कहा है। और खबरें ये थी कि अमेरिका और इजराइल ने तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास के हमले किए, और इजरायली सुरक्षा बलों ने आज सुबह कहा कि उसने मध्य तेहरान पर बड़े पैमाने पर सिलसिलेवार हमले किए। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सरकार से जुड़े पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम ने कहा कि इजराइल को यह याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान कतर नहीं है। अगर हमारे डिप्लोमेट्स को दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया गया तो हम इजराइल को बुरी तरह से मारेंगे। ये साफ तौर पर कहा है पाकिस्तान के सरकार का जो एक जुड़ा हुआ फोरम है उसकी तरफ से। ये स्ट्रेटेजिक फोरम है, यानी उसका एक सैन्य फोरम है। उसने साफ तौर पर कहा है कि अगर हमारे किसी भी अब ये कतर मत समझना, सीधा सीधा कि हमको अमेरिका का पिट्ठू मत समझना, हमको अमेरिका का पिट्ठू मत समझना। तो ये ताकत कहाँ से आ रही है? बिल्कुल ये ताकत आ रही है ईरान से और चीन से। जी हाँ। और इसीलिए हमको भी धमकाता है कभी कभी पाकिस्तान। हालांकि हम तो घर में घुस के मार लेते हैं, भले ही ट्रंप साहब रुकवा दें,
लेकिन इजराइल को धमकाने की ताकत कहाँ से आ रही है, ये समझा जा सकता है। बिल्कुल ये समझा जा सकता है, लेकिन इधर पाकिस्तान धमका रहा है और उधर इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ भी एक बड़ा मोर्चा और बड़ा एक अभियान चल रहा है। और उनके लिए भी उन्होंने भी यही सोचा था कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो उस चुनाव में ये लड़ाई उनको जीत हासिल करा देगा। लेकिन अब तो इस चुनाव तो छोड़िए, वहां पर इसराइल के अस्तित्व का ही संकट मंडरा रहा है और इससे वहां का विपक्ष और सत्ता पक्ष, आम लोग बुरी तरीके से भयभीत हैं। जी बिल्कुल आमतौर पर भयभीत हैं। और कल ही जो है फ़ोन पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ब्राज़ील के विदेश मंत्री से बातचीत की और उन्होंने कहा कि इस्लामी गणराज्य ईरान जो है वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति तक अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और वह अपने दुश्मनों को उनके आक्रामक रवैये पर पछताने पर मजबूर कर देगा। यानी कि हम अमेरिका और इजराइल को जो अब तक उन्होंने किया है उस पर पछताने को मजबूर करेंगे। यानी इतनी पिटाई करेंगे कि ट्रंप साहब और नेतन्याहू साहब जो है वो आईने में अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे। और ये तो अब दिखाई पड़ रहा है अमलेंदु, जब इससे ज्यादा क्या होगा कि ट्रंप बार बार खुद ही डेडलाइन दे रहे हैं और खुद ही उसको बढ़ा रहे हैं और इधर ईरान के हमले कहीं से रुक नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं रुक रहे हैं कि ईरान ने कहा है कि भाई हमारे ऊपर हमला हुआ है तो हम तो इसको अब अंजाम तक पहुंचाकर ही खत्म करेंगे। बिल्कुल समीर जी, इसको अंजाम तक पहुंचाकर ही खत्म करेंगे। और अब जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इजराइल में किस तरीके से बगावत हो रही है, इजराइल की जो सेना है उसमें अब कर्मचारियों की भारी कमी हो गई है। और इजराइल का एक चैनल 13 है, उसके अनुसार इजरायली सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यानी कल जो है सेना में कर्मचारियों की भारी कमी को लेकर चेतावनी दी और उन्होंने नियमित सेवा और रिजर्व दोनों में और अधिक सैनिकों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही रिजर्व सेवा कानूनों में सुधार की भी बात कही। अधिकारी ने चैनल से कहा कि हम लंबे समय से सैनिकों की संख्या में कमी को लेकर चेतावनी देते आ रहे हैं। हमें गाजा, वेस्ट बैंक और लेबनान में और अधिक सैनिकों की और सेना की ज़रूरत है। और उन्होंने आगे कहा कि जनवरी 2027 तक यदि नियमित सेवा की अवधि को 30 महीने से बढ़ाकर 3 साल यानी 36 महीने करने के लिए उस पर विचार नहीं किया गया तो एक असहनीय अंतर पैदा हो जाएगा। और इधर जो इजराइल में विपक्ष के नेता हैं वो हैं यासर लैपिड। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने सेना को बिना किसी रणनीति के युद्ध में भेज दिया है और उनका कहना है कि सेना को कम सैनिकों के साथ युद्ध में उतारा गया है। उनका हिब्रू में दिया गया एक वीडियो है, भाषण है उनका, वो हम लोग सुनते हैं समीर जी, उसके बाद फिर हिंदी में उसको हम लोग बताते हैं कि यासिर लेपर्ड जो हैं वो क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं यासिर लेपर्ड को क्या कह रहे हैं। और ये बता रहा है कि अब इसराइल में इस लड़ाई को लेकर क्या कुछ हो रहा है। अब महीना भर होने वाला है, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन तबाही जबरदस्त तरीके से दिखाई पड़ रही है इसराइल में। और अमेरिकी ठिकाने जो मध्य पूर्व में है और ईरान में भी तबाही, ईरान तो स्वीकार भी कर रहा है लेकिन ये दोनों देश अपनी तबाही को स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। बहरहाल सुनते हैं। ערב חג הפסח, אני רוצה להזהיר את אזרחי ישראל, אנחנו עומדים בפני אסון ביטחוני נוסף. 13 שנים אני חבר בקבינטים ביטחוניים, בפורומים הביטחוניים הרגישים ביותר של מדינת ישראל, כראש ממשלה, שר חוץ, שר אוצר, חבר ועדת החוץ והביטחון. בכל 13 השנים האלה. אני לא זוכר התראה דומה אפילו בחומרתה, לזו שהזהיר אתמול בלילה הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, את הקבינט המדיני-ביטחוני. מי ששמע אותו אתמול לא יוכל לומר, לא ידעתי. אני מרים 10 דגלים אדומים, אמר הרמטכ"ל, צה"ל עומד לקרוס. ההתראה הזאת תואמת למה שאני וגורמים אחרים מכירים לגבי מצבו של הצבא. הטייסים שלנו, הלוחמים שלנו, כותבים בימים אלה פרקים מפוארים בתולדות מדינת ישראל. מדובר בדור של אריות שעושה עבודה מדהימה. אבל צה"ל מתוח עד הקצה ומעבר לו. הממשלה משאירה את הצבא פצוע בשטח. כל מי שאומר עכשיו אסור לדבר על הסכנות בזמן מלחמה כי זה מחליש אותנו, שכח כנראה מה שלמדנו ב7 באוקטובר. תפקידה של מערכת הביטחון. तो ईरान में ये विपक्ष के नेता हैं यायर लैपिड कह रहे हैं कि सरकार ने सेना को बिना किसी रणनीति के युद्ध में भेज दिया है। सेना को कम सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में उतारा गया है और आईडीएफ अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच चुकी है और उससे भी आगे निकल गई है। सरकार सेना को घायल हालत में ही युद्ध के मैदान में छोड़ रही है और बिना किसी रणनीति, बिना ज़रूरी संसाधनों और बहुत ही कम सैनिकों के साथ कई मोर्चों वाले युद्ध में भेज रही है। अब कई मोर्चे की लेबनान में भी खुला
लगा हुआ है इधर, यहाँ भी, यहाँ तो लड़ ही रहे हैं वो, और ये भी कह रहे हैं वो कि रिजर्व सैनिक पूरी तरह से थक चुके हैं और हमारी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वह अति रूढ़िवादी हरेदी समुदाय के पुरुषों को सेना में भर्ती करेगी। वो लोग हैं जो अपना पूरा समय पवित्र यहूदी ग्रंथों के अध्ययन में समर्पित करते हैं और जिन्हें 1948 में इसराइल के गठन के बाद से आमतौर पर अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट मिलती रही है। और जो उनका ये बयान सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर की उस चेतावनी के बाद आया है जो उन्होंने कल सुरक्षा कैबिनेट को दी थी। और सुरक्षा कैबिनेट में जो था, जो एयाल जमीर ने कहा था कि IDF पतन के कगार पर है, यानी इजरायली सेना जो है वो पतन के कगार पर पहुंच गई है। और ठीक एक महीने पहले 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले किए थे। उसके बाद से ही इजराइल लगातार मध्य पूर्व में जंग लड़ रहा है। इस दौरान इजरायली सेना लगातार और ईरान और इरान में हमले कर रही है। इसके साथ ही उसने सीरिया में भी हमले किए और इसके साथ ही इजरायली सेना को हिजबुल्ला और ईरान की ओर से हो रहे हमलों से भी निपटना पड़ रहा है, जिससे सेना कई मोर्चों पर एक साथ उलझी हुई है और इजरायली सेना को गंभीर तरीके से नुकसान हुआ है। ये वहाँ के सेना के प्रमुख जो हैं जनरल एयाल जमीर, उन्होंने जो था वो कैबिनेट की बैठक जो है उसमें ये अपना प्रेजेंटेशन सरकार को दिया कि अब इजरायली सेना जो है वो दम तोड़ रही है। अब ये बिल्कुल वही जैसे अमेरिकी सेना दम तोड़ रही है, वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो रिपोर्ट्स अब इजराइल के भीतर से भी लगातार आने लगे हैं। यानी सीधे तौर पर स्थिति वहां कितनी खराब हो गई है। और इधर महत्वपूर्ण बात यह है अमलेंदु जी कि ईरान की तरफ से विपक्षी नेताओं के भी जो बयान आ रहे हैं, विपक्ष तो छोड़िए, जो विरोधी हैं सरकार के आम लोग, उनके भी जो बयान आ रहे हैं वो ईरान को उत्साहित करने वाले हैं। और ईरान बार बार कह रहा है कि हमारी क्षमता इसी तरह हम 3 महीने नहीं, हम 3 साल तक लड़ाई लड़ सकते हैं। बिल्कुल, और तब तक लड़ेंगे जब तक, दिख भी रहा, वो कह रहा है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक इनको घुटने नहीं टिकवा देंगे। अमेरिका और इजराइल दोनों को, दोनों घुटने टेकेंगे और वो दिखाई पड़ रहा है। घुटनों पर आ ही गए हैं। आप कभी 48 घंटे की चेतावनी देते हैं, फिर घुटनों पे आते हैं, फिर आप 5 दिन बढ़ाते हैं, फिर 10 दिन बढ़ाते हैं और कहते हैं कि ईरान से बातचीत के आधार पर बढ़ा रहे हैं। ईरान कह रहा है कोई बातचीत नहीं। और ट्रंप ने कोई बातचीत का, टेलीफोनिक बातचीत का कोई वीडियो, कोई फोटो तो जारी की नहीं है, कुछ जारी नहीं किया। और कौन बातचीत कर रहा है, किससे बातचीत कर रहा है, ये भी कुछ नहीं। लेकिन बातचीत हो रही है, हवा में हो रही है। और वहाँ के जो प्रवक्ता हैं IRGC के, वो कह रहे हैं कि हाँ उनको ठीक है, हमारी मिसाइलों से बात करने, हमारी मिसाइलों से बात करने दो, यानी हम अपनी मिसाइल से तुमको पीटेंगे और तुमको मारते रहेंगे। और कल तो कह रहे थे कि वो तो खुद ही अपने से ही बात कर ले रहे हैं और अपने में ही वो ईरान से लड़ाई जीत भी ले रहे हैं। लेकिन इधर उनको जो एक कहा जाए कि ग्लोबल फ्रंट से जो अमेरिका को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो मुसीबत बढ़ती जा रही है। नेटो, यूरोपियन देश, ये सारे तो उसके खिलाफ ही हैं। इधर कनाडा की ओर से भी अमलेंदु जी बहुत एक कहिए कि एक बड़ा बयान आया है जो अमेरिका को बहुत धक्का पहुंचाने वाला है। जो कनाडा की मंत्री हैं अनीता आनंद, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम IRGC का समर्थन करेंगे और जो उनकी मतलब जो मध्य आवाज़ उठाना जारी रखेंगे ईरानी लोगों के अधिकारों और उसके लिए नागरिकों की जान और बुनियादी अधिकारों की ढांचा रखने के लिए हम करेंगे, ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा को कमज़ोर करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा सके। ये उन्होंने अनीता आनंद ने कहा है। अब ये उनका बयान सरकार के खिलाफ है कि ईरान की सरकार के पक्ष में है, ये पता नहीं है। लेकिन ये कह रही है कि ईरान में हम जो है ईरानी लोगों के अधिकारों, पूरे मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए आवाज़ उठाना जारी रखेंगे और नागरिकों की मतलब नागरिकों की जान और नागरिक बुनियादी ढांचे में सुरक्षा और ईरानी लोगों के अधिकारों के लिए पूरे मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए आवाज़ उठाना जारी रखेंगे। ये उनका साफ तौर पर कहना है अनीता आनंद का। लेकिन जो समीर जी और खबरें हैं, वो और खबरें भी अब कहा जाए कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली जो हैं वो ट्रंप साहब के लिए निश्चित तौर पर हो सकती हैं। और जिस तरीके से ये जो अब ये चिंतन शुरू हो गया है समीर जी, एक तरीके से साफ तौर पर कहा जाए खाली देशों के बीच, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो चिंता करने, मतलब एक तरीके से कहा जाए वो चिंतनीय विषय जो है वो हो गया है। हाँ, कि अगर ये इन देशों में अगर अमेरिका के लिए कोई ठिकाना नहीं मिलता है, जिनको जो उन्होंने अपने सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं, तब फिर अमेरिका क्या करेगा। और यहाँ एक होता है कि एक ताकत दिखाने का काम, साहस दिखाने का काम वो ईरान ने ऐसा कर दिया है कि अब इनके भीतर भी लग रहा है कि थोड़ी ताकत आ रही है।
बिल्कुल। वो दिखाई पड़ रहा है धीरे धीरे, जिस तरह से अब एक डिप्लोमेटिक बयान आ रहे हैं इन खाड़ी देशों की तरफ से, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की जनता यही चाह रही है। अगर ऐसा नहीं होता है अमरेंदु जी, तो वहाँ के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि जनता अगर उन अपनी सरकारों के खिलाफ, अपने जो वहाँ पर सरकारें हैं उनके खिलाफ खड़ी हो गई, अमेरिका भी साथ देने नहीं आएगा, और अगर आएगा तो फिर क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात है। अब उनको इस बात का भी डर लग रहा है कि अब इस इलाके में अमेरिका के जरिए कोई हम अपनी सत्ता नहीं चला पाएंगे। हाँ, अमेरिका के जरिए सत्ता नहीं चला पाएंगे, और अमेरिका तो खुद पिट रहा है। हाँ, तो वो हमारी मदद करेगा। इस बीच समीर जी एक बड़ी खबर आ रही है, अभी हम लोगों ने बताया था कि अब्बास अरागची ने यूएन चीफ जो हैं उनको फ़ोन पे कहा कि भाई आप इसकी निंदा कीजिए। आज जो है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जो है वो बंद कमरे में ईरान में जो नागरिक बुनियादी ढांचे पर जो हमले हुए हैं अमेरिका और इजराइल के, इन पर चर्चा करने के लिए निजी बैठक आयोजित करने वाली है, और जिसमें एक प्राथमिक विद्यालय जो मीनाप का था, जिसमें 168 बच्चियाँ मारी गई थी, उस पर भी जो है आतंकवादी हमला था, उस पर चर्चा करेगी। रूस के अनुरोध पर यह सत्र जो है न्यूयॉर्क के स्थानीय समयानुसार शुक्रवार की सुबह बंद दरवाजों के पीछे आयोजित किया जाएगा, और इसमें सुरक्षा परिषद के 15 स्थायी और अस्थायी सदस्य देश भाग लेंगे। और यह बैठक ईरान के राजदूत और संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरावनी द्वारा पहले भेजे गए एक औपचारिक पत्र के बाद हुई है, और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों, महासचिव और सुरक्षा परिषद को संबोधित इस पत्र में होर्मुज गान प्रांत के मीनाब में स्थित शजारेह तैयबे प्राथमिक विद्यालय पर हुए हमले का विस्तृत विवरण दिया गया है। और यह हमला ईरान पर अमेरिका इजराइल के अकारण आक्रमण के पहले दिन हुआ था, जिसकी शुरुआत 28 फरवरी को इस्लामिक क्रांति के नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामेनाई और कई अन्य सैन्य कमांडरों की हत्या से हुई थी। तो ये अब आया, तो अब ये भी हो सकता है समीर जी कि अब ट्रंप साहब के ऊपर भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में युद्ध अपराधी होने का मुकदमा चले, इसकी भी संभावना है। नेतन्याहू की तरह ये भी हो सकता है। तो ये अब क्या कुछ हो सकता है, बहुत कई सारी चीज़ें हैं, कई दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, जिनमें ट्रंप और नेतन्याहू घिरे दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब यहाँ संयुक्त राष्ट्र में भी उन हमलों की अब समीक्षा शुरू हो गई है जिसमें बच्चे मारे गए हैं, आम नागरिक मारे गए हैं, और ये हमले लगातार हुए हैं। हॉस्पिटल्स में हमले हुए हैं, स्कूलों में हमले हुए हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो स्कूल का ये हमला है जिसमें 168 बच्चियों की जान गई थी, वो हमला अमेरिका की ओर से किया गया। अमेरिका की मिसाइलों ने वो हमला किया था। बिल्कुल समीर जी, और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है कि जिस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक इस समय 3 सेकंड पहले ही खाड़ी देशों में खास तौर से और बहरीन, कतर और सऊदी अरब में अलर्ट और सायरन बज रहे हैं। बहरीन के गृह मंत्रालय ने अपने निवासियों से शांत रहने की अपील की है, क्योंकि पूरे देश में सायरन बजने लगे हैं। कतर की आपातकालीन सेवाओं ने भी सुरक्षा का बढ़ा हुआ अलर्ट जारी किया है, जिसमें लोगों से घरों के अंदर रहने को कहा गया है, और यह 1 हफ्ते में जारी किया गया ऐसा पहला अलर्ट है। इस बीच सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने एक चेतावनी भरा अलर्ट जारी किया है, जिसमें अल खर्ज गवर्नरेट में रहने वाले लोगों के लिए खतरे की चेतावनी जारी की गई है। समीर जी, तो ये इस समय की एक बड़ी खबर जो है ये आ रही है कि कतर, सऊदी और बहरीन, इन तीनों जगह जो है वो इस समय सायरन बज रहे हैं, यानी एक तरह से कहा जाए कि इनका ऊपर जो है वो ये हो रहा है। इधर जो समीर जी यूएस का जो काउंसलेट है विदेश मामलों का, उसने तीसरे स्तर की चेतावनी जो है वो जारी की है, एडवाइजरी जारी की है यूएई और सऊदी के लिए कि आप अपने नागरिकों को कहा है कि आप यहाँ से तुरंत निकलकर भागिए। ये उसने मतलब जो है वो किया है, उसने एक ट्वीट किया है कल रात ही, वो हम लोग ट्वीट भी देखेंगे समीर जी, और जो उसने किया है ट्वीट वो आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल, उस ट्वीट को देखते हैं कि वहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात के लिए जो उनकी सलाह है कि यात्रा पर फिर से विचार करें। अगर आप यूएई में ही रहने का फैसला करते हैं तो आपको अपने घर या किसी दूसरी सुरक्षित इमारत में, किसी सुरक्षित जगह पर तब तक छिपे रहने के लिए तैयार रहना चाहिए जब तक आपको अपने सेलफोन पर कोई सूचना ना मिल जाए या आपको किसी मिसाइल या ड्रोन हमले के बारे में पता ना चल जाए। यूएई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से कॉमर्शियल उड़ानें सीमित शेड्यूल पर चल रही हैं और कुछ उड़ानें रद्द भी हुई हैं। तो ये चीज़ें हैं। ओमान और ये बताया भी गया है कि ओमान और सऊदी अरब के साथ सीमाएं खुली हैं और उन देशों से कॉमर्शियल उड़ानें चल रही हैं। ओमान और सऊदी अरब वीज़ा की शर्तों को लागू करना जारी रखे हुए हैं और सीमा चौकियों पर भीड़ और देरी की खबरें आई हैं। यूएई की कानूनी व्यवस्था
व्यवस्था सामान्य रूप से काम कर रही है और यूएई के इमिग्रेशन अधिकारी देश छोड़ने पर लगी रोक को लागू करना जारी रखे हुए हैं। अगर आप पर देश छोड़ने पर रोक लगी है तो यूएई के अधिकारी आपको यात्रा करने की अनुमति नहीं देंगे। ये एडवाइजरी जारी की गई अपने नागरिकों को, यानी अब यूएई से अपने नागरिक भी नहीं निकाल पा रहा अमेरिका। जी हाँ, पिटाई होना बड़ी जबरदस्त है समीर जी, इसका मतलब जी ये परिस्थितियां पैदा हुई। आप खाली देश भी समझ गए कि आप अभी तक तो ये जो था ये खाली देशों के नागरिकों को ढाल की तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। अब लगता ये है कि खाली के देश इनके नागरिकों को अपनी ढाल की तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि हमारा पैसा लौटाओ वरना तुम्हारे नागरिक अब हमारे पास हैं। तो अब हो सकता है ये परिस्थितियां ये बन जाएं कि अब खाली देशों के साथ युद्ध की परिस्थितियां जो हैं वो अमेरिका की पैदा हो जाएं। हो सकता है, मतलब ये कल्पना की बात है। उधर इसराइल जो है अपने नागरिक ठिकानों पर सैनिकों को छिपाए रखे हुए हैं। जी हाँ। और वहाँ IRGC साफ तौर पे कह रही है कि हमें मालूम है तुम कहाँ छिपे हुए, नागरिकों की बस्तियों से निकलो वरना हम वहाँ भी हमले करेंगे। और ये स्वीकार कर रहे हैं वहाँ के सेना प्रमुख इसराइल के कि IDF जो बिल्कुल दम तोड़ने की स्थिति में है। वहाँ के नेता विपक्ष जो वो कह रहे हैं कि दम तोड़ चुकी है और सरकार जो है वो सैनिकों को युद्ध में मरता हुआ छोड़कर भाग आई है। जी हाँ। अगर ये परिस्थितियां पैदा हो रही समीर जी तो 10 दिन के बाद क्या परिस्थितियां होगी? ट्रम्प साहब ने तो कह दिया 10 दिन तक जो है। अच्छा, नेतान्याहू फिर से गायब दिखाई पड़ रहे हैं। इधर पिछले एक हफ्ते से उनका कोई बयान नहीं आया है। इसका मतलब फिर से वो हवाई जहाज में ही उड़ रहे हैं, जमीन पर नहीं उतर रहे हैं, जिस तरह से अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों ने एक रिपोर्ट दी थी। इधर इस पूरी लड़ाई का जो एक पूरी दुनिया पर प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, भारत पर भी दिखाई पड़ रहा है। गैस सिलेंडर्स की और पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर सरकार बार बार ये बता रही है कि किसी तरह की कमी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त साधन है और कोई कमी नहीं है, अफवाहों से दूर रहे। लेकिन अमलेंदु जी, जगह जगह से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं, लंबी लाइनें लगी हैं, मारपीट हो रही है और लोग स्टोर कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं यह अफवाह है, पर इन अफवाहों को रोक नहीं पा रही है सरकार। आखिर क्यों नहीं रोक पा रही है? इधर जो सब्सिडी दी जाती है उसमें भी सरकार ने कुछ राहत दी है और इसको बताया गया है कि बहुत बड़ा कदम इसको सरकार का बताया जा रहा है। हाँ, सरकार का बड़ा कदम बताया जा रहा है, मगर उससे कोई सोचे कि नागरिकों को फायदा होगा वो नहीं है। वो फायदा तेल कंपनियों को होगा, अंबानी को होगा। जो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है उन नागरिकों को उसका लाभ नहीं मिलना है, तो ये तेल कंपनियों को उसका फायदा होगा, ये समझ में समीजी आ रहा है। इधर ईरान का कहना है कि इस इलाके में अमेरिकी सैनिकों को ठहराने वाले होटलों को निशाना बनाया जाएगा। ये उसके ईरान की सेना ने अभी अभी चेतावनी दी है और उसने चेतावनी दी है कि पूरे इलाके में अमेरिकी सैनिकों को ठहराने वाले होटलों को अमेरिका और इजराइल के साथ उसके युद्ध में निशाना बनाया जाएगा। सशस्त्र बलों के प्रवक्ता अबोल फजल शेखरची ने जो सरकारी टेलीविज़न से कहा कि जब सभी अमेरिकी सेनाएं किसी होटल में जाती हैं तो हमारे नज़रिए से वो होटल अमेरिकी बन जाता है। क्या हमें बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए और अमेरिकियों को हम पर हमला करने देना चाहिए? जब हम जवाब देते हैं तो जाहिर है कि हमें वहाँ हमला करना ही होगा जहाँ वे मौजूद हैं। दूसरा, कुवैत का जो शुवैख बंदरगाह है उस पर ड्रोन से हमला हुआ है और कुवैत बंदरगाह प्राधिकरण ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि शुवैख बंदरगाह पर दुश्मन ड्रोन द्वारा हमला किया गया जिससे भौतिक नुकसान हुआ और इसमें आगे कहा गया है कि अभी किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। मतलब ये हमले ताबड़तोड़ जारी है और चेतावनी भी दी जा रही है कि जहां पर अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए हैं वहां आम लोग ना ठहरें, क्योंकि वो उसके टारगेट पर है और टारगेट पर अगर है तो हमला होगा तो वो पहचान कर तो मारेगा नहीं हमला कि अमेरिकी कौन है और वहां पर दुबई का कौन है, सऊदी अरब का कौन है। तो वहां इस तरीके से चेतावनी पहले दी जा रही है। ये सारी चीज़ें हैं कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानूनों का भी पूरी तरीके से पालन कर रहा है इस पूरी लड़ाई में। बिल्कुल समीर जी, इसका अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरा पालन कर रहा है और हम लोग समीर जी जिसकी बात कर रहे थे कि GCC कंट्रीज हैं वो वहाँ से अब निवेश वापस करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो अमेरिकी संस्थाएं हैं, बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बैंक हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ये युद्ध जारी रहेगा तो डॉलर ख़त्म हो जाएगा और जिस डॉलर हेजीमनी के लिए ही ये हमला किया गया वो लक्ष्य भी खत्म हो जाएगा, डॉलर का प्रभुत्व भी खत्म हो जाएगा। डॉयचे बैंक है, उसका कहना है कि ईरान पर युद्ध से US पेट्रो डॉलर का अंत हो सकता है। डॉयचे, हाँ, जर्मन बैंक है डॉयचे बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार ईरान पर US और इजराइल युद्ध से पेट्रो डॉलर का अंत हो सकता है, जो दुनिया में US की आर्थिक ताकत का एक मुख्य आधार है। इसकी मुख्य रिसर्चर है मल्लिका सचदेव। उन्होंने इस हफ्ते एक खास रिपोर्ट में लिखा कि दुनिया की रिजर्व करेंसी के तौर पर डॉलर की भूमिका के लिए मध्य
पूर्व का जो भारी रणनीतिक महत्व है उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। मौजूदा संघर्ष पेट्रो डीलर व्यवस्था की नींव की परीक्षा ले सकता है। ये जो है एक और बैंक ने कहा है कि ईरान पर यूएस युद्ध को पेट्रो डॉलर के प्रभुत्व में कमी लाने वाले एक उत्प्रेरक और पेट्रो युआन की शुरुआत के तौर पर याद किया जा सकता है। तो ये एक और बड़ा जो कहा जाए कि उसके ऊपर आर्थिक प्रहार होने वाला है वो भी है कि एक जो डॉलर का प्रभुत्व था वो भी अब ख़त्म होने की ओर बढ़ता दिखाई पड़ रहा है और दुनिया भर के बैंक इस तरह की चेतावनी दे रहे हैं। और इधर निवेश को लेकर जो खाड़ी के देशों के निवेश अमेरिका में है उस पर यहाँ पर पुनर्विचार हो रहा है, यानी चारों तरफ से घिरा दिखाई पड़ रहा है अमेरिका। और उधर इस्राइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी एक बड़ी गोलबंदी हो रही है और उनके देश की जनता, विपक्षी पार्टियां किस तरीके से अब बता रही हैं कि आखिर इस लड़ाई में इस्राइल ने क्या खोया है। अच्छा, एक चीज़ और भी अमलेंदु जी, जब पिछले साल लड़ाई जो हुई थी, 12 दिन तक जो लड़ाई चली थी, उस लड़ाई में भी ये रिपोर्ट्स आई थी कि कैसे इस्राइल हफ्ते 10 दिन की लड़ाई में ही वो अपने सारे संसाधन खत्म कर चुका है और इसीलिए वो गिड़गिड़ाने लगा था कि जल्दी से युद्ध विराम हो ताकि अगली लड़ाई के लिए अपने संसाधन जुटाए जा सके। बिल्कुल समीर जी, रिपोर्ट आई थी और समीर जी जिसमें 12 दिनों का युद्ध चल रहा था उस समय हम लोगों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट का जिक्र किया था कि ये 6 दिन का ही इनके पास बचा है और ये करे। और देखिए ठीक 6ठे दिन ट्रम्प साहब ने घोषणा कर दी कि हो गया। बीच में एक रिपोर्ट ये भी आई कि जनवरी में मतलब उस समय हो गया, उसके बाद फिर नेतन्याहू गया था अमेरिका, ट्रम्प से बात की और उसने कहा कि थोड़ा समय लिया जाए और हम एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत किया जाए, चूँकि अब वो इंटरसेप्टर्स नहीं बचे हैं। तो ये तैयारी का समय लिया गया था उस समय जो युद्ध विराम किया गया, सीज फायर की घोषणा ट्रम्प की तरफ से की गई थी। और ईरान इसीलिए अब कोई बात करने को तैयार नहीं है कि सीज फायर अब नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि सीज फायर करके और फिर तुम चले जाओ फिर आके हमला करो। पहले हमारा जो नुकसान किया उसका मुआवजा दो, माफी मांगो, स्थायी तौर पर युद्ध खत्म करो। ये चीज़ें अब आएंगी। तो ये साफ तौर पर समझ में आ गया है समीर जी। तो अब ये बड़ी जो है एक तरीके से कहा जाए हार हो रही है। बीच में चर्चा ये थी कि पहले जनवरी में ही हमला किया जाना था, लेकिन जनवरी में फिर हमला था वो ट्रम्प ने उस समय रोक दिया कि अभी इंतजाम पूरा नहीं है। लेकिन उस समय भी नेतन्याहू जो कह रहा था कि वो वहाँ विद्रोह हो चुका है और वहाँ लोग हमारे तैयार हैं, वहाँ विद्रोह हो जाएगा, रिजीम चेंज हो जाएगा। लेकिन ट्रम्प उस समय थोड़ा सा डिले कर गए, वरना ये परिस्थिति, ये युद्ध जो है वो जनवरी में ही शुरू हो सकता था। और इधर जो ये 10 दिन का फिर उन्होंने समय दिया है और डिले किया है, ये भी खबर आ रही है कि यहाँ ईरान की जो मार पड़ रही है उससे तो घबराए ही हैं, वो इस कोशिश में भी हैं कि अब इस लड़ाई से ही हाथ खींच ले। अगर खींच लेते हैं तो फिर इस्राइल के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और इसकी संभावना ज़्यादा बनती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ट्रम्प के ऊपर चौतरफा दबाव है, उनका सहयोग करने वाले हाथ खींच चुके हैं और अब वहां के संसाधन भी ये गवाही नहीं दे रहे हैं कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन परिस्थितियां बड़ी विकट हैं। पर यह साफ है कि ईरान की ओर से किसी भी तरह की जो ढील की बात है या कहीं से झुकने की बात है वो नहीं दिखाई पड़ रही है। वो अभी भी अपनी उन तीनों शर्तों पर अड़ा हुआ है कि ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब ये 3 शर्तें उसकी मानी जाएंगी। तो क्या कुछ होता है, रहेगी इन सब पर नजर। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।